तो जैसा कि लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, उसको सेकेंड लॉ की जगह पे होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्टेटमेंट देख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ अ बॉडी A applies a force on body B, then simultaneously B will apply equal and opposite force in opposite direction. तो यहां पर जो फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा, एक बात समझ लो, वो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा। शुरू में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये मान लेते हैं कि क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तब तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, ठीक है, इक्वल थोड़ी देर में मैं चैट पढ़ूंगा, मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद चैट पढ़ूंगा, है ना, बीच में चैट नहीं पढ़ूंगा। तो चैट तुम करते रहो, मैं एक साथ पढ़ूंगा, है ना चैट। तो अगर किसी, आई थिंक ये तुम मेरे फेस को भी ऑन कर सकते हो, तो वो मेरे पे फेस पे क्लिक करके एक चीज देखो, है ना, फेस पे क्लिक करो, प्रेजेंटेशन पे मत क्लिक करो, फेस पे क्लिक करके एक चीज देखो कि अगर हम इस मार्कर को दोनों डायरेक्शन में ऐसे पुल करें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। मगर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस लगते हैं, अब प्रेजेंटेशन पे आ जाओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, कमेंट में बाद में पढ़ूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद, है ना, कमेंट फिर एक साथ जवाब देने में मजा आएगी, बीच में थोड़ा सा मजा नहीं आएगी। तो न्यूटन्स पहले पूरा समझ लो, फिर जवाब देता हूं तुम्हारे कमेंट्स का। तो पहली चीज जो है कि यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो होते हैं, मगर वो कभी भी कैंसिल नहीं करते। बच्चों को शुरू में ये लगता है कि ये फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, ये कभी कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। अब ये बात अब तक तुम समझ गए होगे कि हमें सब कुछ प्रैक्टिकली समझना है। देयर इज समथिंग, एक मिनट, क्या देयर इज समथिंग, कुछ गड़बड़ है, यू समवट स्टिलिंग बट योर फेस कैम इज स्टिलिंग। कोई बात नहीं, फेस कैम देखने की जरूरत नहीं है, फेस कैम हटा दो। अगर फेस कैम रुक रहा है तो लीव इट, फेस कैम में यूज नहीं कर रहा आप। बाकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन तो सही है, वो माइक्रोफोन से आंसर दे दो, प्रेजेंटेशन स्क्रीन तो सही है ना, प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ जाओ, फेस कैम छोड़ो, है ना, प्रेजेंटेशन स्क्रीन ठीक होनी चाहिए। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ जाओ, फेस कैम छोड़ो, फेस कैम हटाओ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तो मैं इस पे गूगल मीट पे आया, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। Now, to every action there is always an equal and opposite reaction. A body A applies force on body B. Simultaneously, B will apply equal and opposite force A in the opposite direction. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला प्रैक्टिकल पॉइंट है। तुम्हें सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ के जो फोर्स है वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सी, हमने इसको पुश किया, किसी भी दीवार को, किसी भी चीज को पुश किया, तो हमारा हाथ इसको पुश करेगा, इस ब्लॉक को फॉरवर्ड। ये जो फोर्स लग रहा है, अभी मैं खुद आऊंगा फ्री बॉडी पे, मगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन है इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरा हाथ जो है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है, किसी भी चीज को, ब्लॉक को नहीं, तुम किसी दीवार को पुश करो, कोई भी चीज पुश करो, ठीक है, तो ब्लॉक मेरे हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये जो फोर्स है, ये ऑरेंज वाला फोर्स, ये ब्लॉक पे लग रहा है, और ये रेड वाला जो फोर्स है ये मेरे हाथ पे लग रहा है। तो कभी कभी दिखाते समय मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फोर्स एक ही चीज पे लग रहे हैं, नहीं, दोनों फोर्स अलग अलग चीजों पे लग रहे हैं। न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले तुम्हें यही समझना है कि ये फोर्स अलग अलग, ऑरेंज वाला लग रहा है किस पे, ब्लॉक पे, ब्लॉक पे लग रहा है, रेड वाले ब्लॉक पे, और ये रेड वाला लग रहा है हाथ पे। तो दो फोर्सेस अगर इक्वल भी हो, अपोजिट भी हो, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे ना लगे हो तो कभी भी कैंसिल नहीं होते। तो पहली चीज तो दिमाग में रखोगे, पहली चीज सब लोग दिमाग में रखोगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के फोर्सेस कभी भी कैंसिल नहीं होते। मैं बार बार इसको समझा रहा हूं क्योंकि तुम अभी कैंसिल करोगे, ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। तो प्रैक्टिकली ये तुमने समझ, तो ये इक्वल है, अपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है। पूरा प्रेजेंटेशन देख ले फिर बात करते हैं। सिमिलरली अगर टेबल को पुश कर रहे हो,
टेबल को पुश कर रहे हो, देखो तुम्हारा हाथ टेबल को, ये जो फोर्स लगेगा वो टेबल पे लग रहा है, ऑरेंज वाला फोर्स टेबल पे लग रहा है, ये हाथ पे नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं है, मैं अभी आऊंगा तो बहुत प्रॉपरली दिखाऊंगा तुम्हें, अच्छी तरह से दिखाऊंगा, मगर अभी फिलहाल समझ लो कि ये टेबल पे है और ये वाला जो फोर्स है, यानी मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है वो टेबल पे लगा रहा है, ये टेबल पे लग रहा है, हाथ से कोई मतलब नहीं है, हाथ लगा रहा है टेबल पे लग रहा है, टेबल हाथ पे लगा रही है, टेबल हाथ पे लगा रही है। तो एक फोर्स किस पे लग रहा है, टेबल पे लग रहा है, और एक फोर्स हाथ पे लग रहा है। दोनों फोर्स अगर टेबल पे लगे होते तो कैंसिल हो जाते, दोनों फोर्स अगर इक्वल होते, अपोजिट होते, हाथ पे लगे होते तो कैंसिल हो जाते। तो इसको फील करना पड़ेगा, एक टेबल पे लग रहा है, तुम टेबल को धक्का देके फील कर सकते हो, है ना, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो एक जो तुम पुश कर रहे हो, पुश पुश, तुम टेबल को इधर पुश कर रहे हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड पुश कर रहे हो, टेबल तुम्हें बैकवर्ड पुश कर रही है, टेबल बैकवर्ड पुश कर रही है, तुम टेबल को फॉरवर्ड पुश कर रहे हो, ठीक है। और भी एग्जांपल देखो, हाँ, जब हम चलते हैं, हमारे चलने की प्रोसेस को हम एक साथ बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, एक साथ बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, ये चलने की प्रोसेस है, ध्यान से देखना, ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल होंगे, तो अपनी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी चलने वाला जो एग्जाम्पल है वो ऐसा एग्जाम्पल, तुम्हें मैं मून पे चलने को नहीं बोल रहा हूं या सन पे चलने को नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें अर्थ की सरफेस पे चलना है और इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि चल तो तुम अभी अभी क्लास खत्म होगी, तुम आराम से चल सकते हो, उठ के खड़े हो, चलो और ऑब्जर्व करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो। जब हम चलते हैं, इसको फील करना, जब हम चलते हैं तो अर्थ को नीचे की तरफ दबाते हैं, ये खड़ा जो हमारा शूज है, ये शूज है, ये ब्लू कलर का शूज है, ये अर्थ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा। तो ये फिलहाल चल नहीं रहे, ये हम खड़े हैं किसी सरफेस पे। तो अगर तुम किसी सरफेस पे खड़े हो तो एक तो दो चीजें हैं, एक तो सरफेस है और दूसरा शू का बॉटम है। तो यहां पे दो सरफेस है, एक तो शू का बॉटम है और एक ये सरफेस है, ठीक है। तो शू का बॉटम है वो इस सरफेस को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है और ये जो सरफेस है शू के बॉटम को अपवर्ड प्रेस कर रही है ना, अपवर्ड प्रेस कर रही है शू के बॉटम को अपवर्ड। तो ये व्हाइट वाला जो फोर्स है वो शू के बॉटम पे लग रहा है ना, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शू का बॉटम है, और ये जो ब्लू वाला फोर्स है वो अर्थ की अर्थ की सरफेस पे लग रहा है। आगे मैं इसको बहुत अच्छी तरह दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते जाओ। ये हम खड़े हैं, ठीक है, खड़े होने की प्रोसेस हो गई। नाउ एक ये एग्जांपल ले लो, रॉकेट रिपल्शन का एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में रॉकेट जो है वो फ्यूल को बैकवर्ड प्रेस करता है, देखो फ्यूल निकल रहा है, ये जो फोर्स बैकवर्ड लगेगा ये फ्यूल पे लग रहा है, फ्यूल पे जो फ्यूल गैसेस निकल रही हैं। तो रॉकेट जो है वो फ्यूल को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है ना। तो ये जो फोर्स है ये फ्यूल पे लग रहा है, मेरी बात को ध्यान देना, फ्यूल पे लग रहा है, रॉकेट पे नहीं लग रहा है, फ्यूल पे लग रहा है। इतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट पे लगेगा। तो व्हाइट वाला जो फोर्स है वो रॉकेट पे लग रहा है और ऑरेंज वाला फोर्स है फ्यूल पे लग रहा है। तो फ्यूल पे जो फोर्स लगा है याद रखो सबसे मेन पॉइंट यही है, ये इक्वल है, अपोजिट है, मगर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक फोर्स किस पे है, फ्यूल पे है। आई होप सबको सब प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, वॉइस सही है, सब परफेक्ट है। तो पूरा प्रेजेंटेशन देख लो फिर सवाल पूछना, ठीक है। तो जो ऑरेंज वाला फोर्स है वो फ्यूल पे लग रहा है, फ्यूल पे, ये फ्यूल को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, तो फ्यूल इसको आगे की तरफ धक्का देगा। ये जो फोर्स है ये रॉकेट पे है, तो रॉकेट इस फोर्स की वजह से चल रहा है और फ्यूल पे पीछे की तरफ है, तो ये कभी कैंसिल नहीं होंगे। ये ऐसा लगता है ना इक्वल है, अपोजिट है, चलो इनको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले बच्चे, किसी भी क्लास के बच्चे, 11th के, 9th के, 10th के, सब इसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तुम यही करोगे, इसको कैंसिल करोगे, देखना। इसीलिए बार बार मैं इस पर जोर दे रहा हूं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा मैं एक ही पॉइंट को बार बार इतना जोर दे के क्यों समझा रहा हूं, इतने सारे एग्जाम्पल लेके, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहीं पे गलती करोगे। तुम कितना भी बता दो तुम गलती यहीं पे करोगे, तो देखना, कोशिश करना कि गलती ना हो। मैं बार बार बता रहा हूं तुम इसी पे गलती करोगे, इसी पे गलती करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये नेचुरल, पता नहीं क्यों गलती, ऐसे गलती हो जाती है ना, क्योंकि इक्वल है, अपोजिट है, चलो कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि हर समय तुम्हारी अवेयरनेस नहीं रहती है ना, फिजिक्स में हर समय अवेयर रहना होगा, अवेयर कि लॉ को ध्यान रखना होगा। ऐसे ही देखो, ये था, ये स्पेस स्टेशन में तो ग्रेविटी तो होती नहीं है। तो तुमने ग्रेविटी मूवी एक देखी होगी, ग्रेविटी मूवी। तो उस मूवी में ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे इनको अगर चलना होता है
तो ये कोई सामान फेंकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे कोई सामान फेंकते हैं या गैस निकालते हैं, तो ये सपोज करो, ये अगर इसका कुछ प्रेजेंटेशन में दिखाऊं, इनको अगर चलना है, एक सेकंड, इनको ये एग्जांपल पहले देख लो, ये कुछ नीचे की तरफ फेंकेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ये सामान को नीचे की तरफ फेंकेगा तो जो सामान फेंकेगा उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। थोड़ा सा मैं अपना पेन भी ले लूं, लेट मी टेक अ पेन, 2 मिनट का टाइम चाहिए मुझे, लेट मी टेक अ पेन, तो मैं और जहाँ पे नहीं है प्रेजेंटेशन में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। एक सेकंड रुक जाओ बस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वेट अ सेकंड, यस, हाँ आ गया मेरा पेन ना। यहाँ पे अगर इसको किसी को सामान कुछ फेंकना है, सामान कुछ फेंकना है, ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे इसको सामान कुछ फेंकना है या किसी दूसरे को आदमी को भी फेंकना है, तो ये जो फोर्स है, देखो एक जो फोर्स है जो सामान है, सामान पे फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा, आई थिंक ये कलर, ये सामान पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, सामान को ये नीचे की तरफ धक्का देगा, किसी सामान को अगर सामान को नीचे की तरफ धक्का देगा तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लगते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट तो होते हैं मगर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स किस पे लग रहा है, एस्ट्रोनॉट पे लग रहा है, और दूसरा फोर्स इसने जो सामान फेंका है उस पे लग रहा है। तो आई होप तुमने देखा होगा, ग्रेविटी एक मूवी है, देखना ध्यान से कभी ग्रेविटी, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो एक दो मूवी बहुत जरूर देख लेना, है ना, भले हिंदी में इंग्लिश में देख लेना। एक तो ग्रेविटी मूवी है, तो कभी मैं दिखाऊंगा ग्रेविटी के कुछ सीन, ग्रेविटी, और दूसरी एक इंटरस्टेलर मूवी है, इंटरस्टेलर मूवी है। तो जो ग्रेविटी मूवी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है, इंटरस्टेलर मूवी जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है, स्पेस टाइम के कंसेप्ट में बेस्ड है। तो दो मूवीज बहुत ही अच्छी मूवीज हैं, मतलब प्योर साइंस मूवी। तो ग्रेविटी में तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ग्रेविटी पर अगर जिसने ग्रेविटी मूवी देखी है तो वो उसको मतलब ग्रेविटी को रियल में फील करेगा कि, तो आज का होमवर्क यही है कि अगर ग्रेविटी कहीं से मिल जाए तो ग्रेविटी मूवी देख लेना, नहीं तो किसी दिन मैं दिखाऊंगा ग्रेविटी मूवी पूरी, है ना, लाइव दिखाऊंगा किसी दिन, संडे वनडे को टेस्ट नहीं लूंगा, उस दिन ग्रेविटी मूवी दिखाऊंगा, है ना। तो उस समय जो है, तो अगर तुम्हें ना मिले तो मैं ग्रेविटी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, तो ग्रेविटी जरूर देख लेना, उससे तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये सीन ग्रेविटी मूवी का ही है शायद, या कोई ऐसा ही है, खैर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये होमवर्क इस तरह से, किसी चीज को हम पुश करते हैं, ये हमने पुश किया किसी चीज को, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ऐसे देखो ये जो फोर्स है वो उस ब्लॉक पे लग रहा है, एक ब्लॉक को तुमने धक्का दिया, ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, ये ऑरेंज वाले ब्लॉक को इधर पुश कर रहा है, ये मेरा हाथ ऑरेंज वाले ब्लॉक को इधर पुश कर रहा है ना, ऑरेंज वाले ब्लॉक को, सॉरी ये ऑरेंज वाला ब्लॉक नहीं है, ये जो मेरा हाथ है वो इस रेड वाले ब्लॉक को फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है, इस रेड वाले ब्लॉक को फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है ये मेरे हाथ को बैकवर्ड प्रेस कर रहा है, बैकवर्ड प्रेस कर रहा है। ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे हैं, ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे हैं, ठीक है, इसलिए ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। 12 बज के कितना हो रहा है, 47 मिनट, एटलीस्ट मैं 1:30 तक पढ़ाऊंगा, तो 1:30 पे फ्री होऊंगा, शाम बाहर कोई वेट कर रहा है मैं उसको बोल दूं 1:30 पे फ्री होऊंगा, ठीक है, मैं 1:30 पे फ्री होऊंगा, 1:30 पे। तो अभी सर को देख लो, या ऊपर 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 चले जाओ, ऊपर सर, ऊपर राम सर नहीं, ऊपर एक सर होंगे, ऊपर एक और सर है। उन्होंने बोला गाड़ी के डिक्की में प्रोजेक्टर ऐसा फिटनेस करना बोला, गाड़ी के डिक्की में प्रोजेक्टर गाड़ी के अंदर है। हाँ, तो कौन लगाएगा, कौन वो लेके जाना है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में लेके जाना है, गाड़ी की डिक्की के अंदर है। हाँ अच्छा, एक सेकंड, हाँ ये बीच में एक सेकंड रुक जाओ, वेट फॉर सेकंड, मैं 2 मिनट में प्रोजेक्टर दे के आता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट वेट कर लो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं जल्दी से करके आता हूँ। बताते नहीं चीजें क्लास हो गया।
यस, गॉट इट। हाँ, तो कंटिन्यू करता हूँ। ये जो आपने ये ब्लॉक को, ये रेड वाले ब्लॉक को हाथ 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 का ऑरेंज कलर है, तो हाथ इसको फॉरवर्ड देखो, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? हाथ पे लग रहा है। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर है, मगर कैंसिल नहीं हो रहे, कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर नीचे आया हूं फटाफट 1 मिनट के अंदर। हाँ, तो यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सही दिखाया है। ये इसका देखो, मैंने कल शायद या कल या परसों कभी बताया हो, टेल से या हेड से हम ये दिखाते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हेड या टेल से बताते हैं कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है। यहाँ पे टेल से बताया गया है, टेल से बताया गया कि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर इस पे। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है, ये हाथ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे हैं। जरा सा स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन देखो इसका, है ना, कितने सारे एप्लीकेशन है। यहां पर देखो, ये एक्चुअली में इसको अगर आगे बढ़ना है एस्ट्रोनॉट को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटी मूवी में देखना, ग्रेविटी मूवी देखना तो मजा आएगी तुम्हें। ग्रेविटी मूवी में खूब ऐसे सीन है। ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉट को आगे की तरफ बढ़ना है, तो पीछे से गैस छोड़ता है, ऐसे पीछे की तरफ गैस छोड़ता है, गैस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट पे आगे की तरफ फोर्स लगता है। ये जो रेड वाला फोर्स लग रहा है ना, ये किस पे लग रहा है? गैस पे लग रहा है, और ये एस्ट्रोनॉट पे लग रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे, जितने भी एग्जाम्पल है, बहुत मजेदार चीज है। ये डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें एग्जाम्पल शो किए न्यूटन्स थर्ड लॉ के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ के इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो पहले हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही बात करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर्स ही दिखाएंगे, इसके इनको ही आइडेंटिफाई करना होगा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड फोर्सेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का फिर स्टेटमेंट क्या, हमेशा दिमाग में न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट रहना चाहिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, या यू कैन से कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स फॉर एवरी एक्शन फोर्स। बिना रिएक्शन के कोई फोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना रिएक्शन के कोई भी फोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्स किस पे लगेंगे? अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। एक और मेरे पास प्रेजेंटेशन है, फटाफट लेके आता हूँ। एक और छोटा सा प्रेजेंटेशन है, वेट अ सेकंड। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सल, वेट अ सेकंड। एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन मैंने गायब कर दिया कहीं पे, और मैं फटाफट जो है उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो वन मोर प्रेजेंटेशन, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चंस इस पे करेंगे। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आई होप इन एग्जांपल से न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। एंड लाइव एग्जांपल से वेट एंड सो तब तक मैं, इतना स्पीड कम कैसे हो गई? इंटरनेट की स्पीड, वो सही तो आ रहा है, सारा कुछ सही आ रहा है ना। ये कमेंट करो, सब कुछ प्रॉपरली बफरिंग में तो नहीं हो रही है? हाँ, अच्छा, अब मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ पहले, 1 मिनट। कमेंट एक बार, गुड आफ्टरनून, उसके बाद क्या है? बट योर फेस कैम इज स्टिलिंग। हाँ, आज स्पीड भी कम लग रही है मुझे। स्पीड इतनी कम कैसे हो गई? आई डोंट नो, स्पीड कम कैसे हो गई? 1 सेकंड, समझ नहीं आ रहा, वरना तो 2 मिनट में हो जाता है। आई थिंक वो प्रेजेंट, वो सारा कुछ सही तो दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से? जस्ट कमेंट या स्पीड थोड़ी,
ओके हाँ, तो कमेंट है फेस कैमल स्टिलिंग। हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नो सर। हाँ somewhat sling because your force on fuel which are more equal force applied on rocket which is makes rocket fly. हाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग fuel which more equal force equal and opposite because force on fuel which is more equal force applied to rocket which is make नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं। नील का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। रॉकेट पे जो फोर्स लगता है, मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं एक्चुअली तुम्हें हमेशा इतने अच्छे डायग्राम नहीं बनाने हैं, तो मेरी तरह जब सवाल करोगे तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं हमेशा इतने अच्छे नहीं बनाऊंगा, तो मैं रॉकेट ऐसे बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा है ना रफ डायग्राम चलेगा। तो ये रॉकेट है, रॉकेट से ये फ्यूल निकल रहा है। हाँ थोड़ा सा मैं अपना इमेजिनेशन वगैरह यूज कर सकते हैं थोड़े से कि फ्यूल को मैं अलग कलर से दिखा दूं, है ना, फ्यूल को मैं अलग कलर से दिखा दूं, ये फ्यूल है। तो अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल फ्यूल पे फोर्स लग रहा है, फ्यूल पर ये देखो फ्यूल पर दिखाया, फ्यूल पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि रॉकेट पे भी इतना ही फोर्स लगेगा। समझ आई बात? रॉकेट पे भी 1000, ये रॉकेट पे लग रहा है 1000 न्यूटन का। अब फिर वही कंफ्यूजन है, जैसे नील का मुझे लगा कंफ्यूजन है, वो सोच रहा है कि ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा तब होना चाहिए जब दोनों एक ही चीज पे लगे। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। रॉकेट की अगर बात करो, रॉकेट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, रॉकेट पे सिर्फ एक फोर्स है और वो आगे की तरफ है और उस फोर्स से वो आगे बढ़ेगा। रॉकेट पे दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये फोर्स किस पे लग रहा है? फ्यूल पे लग रहा है। ये दोनों फोर्स अलग अलग चीज पे लग रहा है। ध्यान देना, मेन चीज यही सिखा रहा हूं इतने देर से। समझ आई बात? दोनों फोर्स किस पे हैं? तो अगर तुम्हें खाली रॉकेट की स्टडी करनी है, अभी फ्री बॉडी डायग्राम एक कंसेप्ट आएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो जो सिखाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल मुझे तो अजीब सा लगता है, जो सबसे पहले जो रट्टू लोग हैं वो एफबीडी करते रहते हैं। बहुत छोटी सी चीज है एफबीडी, कोई बड़ी चीज नहीं साइंस में। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है कि सिंपल, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें रॉकेट की स्टडी करनी है तो रॉकेट का फोर्स दिखाओ ना। अगर तुम्हें रॉकेट की स्टडी करनी है, सपोज किसी को रॉकेट की स्टडी करनी है, तो ये फ्यूल नहीं दिखाता, वो ये फ्यूल हटा देता है। समझ आई बात? अगर तुम्हें रॉकेट के बारे में पढ़ना है तो रॉकेट पे ये फोर्स लग रहा है, रॉकेट पे रिएक्शन फोर्स रॉकेट पे नहीं लगेगा, वो फोर्स फ्यूल पे लग रहा था। अगर फ्यूल के बारे में पढ़ना है तो फ्यूल पे। तो ये रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अभी इसका वेट भी वर्क करेगा, वो अलग बात है, मगर रॉकेट का अगर वेट नेग्लेक्ट माने, बहुत कम माने, तो रॉकेट पे एक फोर्स ये लग रहा है। इसके वेट की बात नहीं की, वेट बाद में हम लोग बात करेंगे। तो रॉकेट और फ्यूल में से अगर इन दो फोर्सेस की बात करो, अगर रॉकेट सपोज करो रॉकेट का मास बहुत कम है, रॉकेट का वेट नहीं लग रहा, मान लो वेट नहीं है रॉकेट का, तो रॉकेट पे एक ही फोर्स लगेगा 1000 न्यूटन का। ये जो फोर्स है, ये पीछे वाला फोर्स, ये रॉकेट पे नहीं लग रहा, ये फ्यूल पे लग रहा है। ये बार अभी पता नहीं कितनी देर तक मैं तुम्हें एक ही चीज समझाऊंगा, फिर भी तुम्हें डाउट होगा, पक्का एक ही चीज समझाऊंगा। और ये चीज आ गई तो ये चैप्टर आ गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो इसको बहुत देर तक मैं समझाने वाला हूं, बहुत देर तक। फिर नील का कमेंट आ गया, नील इट इज डिपेंड अपॉन द मास। नील इट इज डिपेंड, नील को क्यों आंसर? दोनों पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो फिर वो मूवमेंट कैसे करेगा? वही तो सवाल है, तुम्हारे इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। दोनों पे इक्वल फोर्स, एक मिनट, यही मुझे बार बार लगा था, यही कंफ्यूजन होगा। हाँ यही पे इसी को सही करने के लिए इतना दिमाग लगा है, इसको सही करने के लिए दिमाग लगा है, इसीलिए फीड। सुनो ध्यान से, कोई भी चीज जो है इस वजह से मूवमेंट नहीं करती है, इस फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं। ध्यान से सुनना, ये मूवमेंट, ये फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा है, ये 1000 न्यूटन का फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। फिर वही बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, फिर वो अच्छा, फिर बच्चा क्या समझ रहा है, फिर बच्चा ये क्या समझ रहा है, ध्यान से देना। ये फिर सारे बच्चे यही समझते हैं, मेन कंफ्यूजन यही है। अगर ये दूर कर दिया तो मेरा समझाना सफल हो गया। बच्चे क्या समझते हैं, तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या सोच के सवाल दे रहे हो, तुम सवाल क्या सोच के, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना आसान है मगर समझना इतना मुश्किल क्यों है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। यहां से देखो, ये क्या समझ के आंसर दे रहा है कि ये समझ रहा है कि ये 1000 न्यूटन इस रॉकेट पे, 1000 न्यूटन इधर लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और इसी रॉकेट पे 1000 न्यूटन पीछे लग रहा है।
तो अगर सेम रॉकेट पे 1000 न्यूटन आगे लगे और 1000 न्यूटन पीछे लगे तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आई बात? मगर न्यूटन थर्ड लॉ ये नहीं कहता है कि ये 1000 न्यूटन इस रॉकेट पे लगता है, कहता है ये 1000 न्यूटन तो फ्यूल पे लगता है। यहां पे दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, तो तुम अलग अलग डिस्कस करोगे। सुनो ध्यान से पहले मेरी बात, यहां पे दो चीजें हैं, फ्यूल अलग है, फ्यूल अलग है। तो अगर खाली फ्यूल की बात करो, ये फ्यूल अलग कर लो, सेपरेट कर लो, फ्यूल को अलग सेपरेट कर लो, तो इस फ्यूल पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना। समझ? जो फोर्स रॉकेट पे लगेगा वो फ्यूल को इफेक्ट नहीं करेगा, जो फोर्स फ्यूल पे लगेगा वो रॉकेट को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ आई बात? तुम किसी चेयर को धक्का देते हो, चेयर पे अलग फोर्स लगता है, तुम्हारे हाथ पे अलग फोर्स लगता है। चेयर, ठीक है, चेयर उस फोर्स से चलती है जो तुम चेयर के ऊपर लगा रहे हो। तुम्हारे हाथ को फील इसलिए होता है कि तुम्हारा हाथ उसको फील कर रहा है। ध्यान से समझना, ये रॉकेट, इस रॉकेट के लिए इस फोर्स से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये दो चीजें हैं, लोग समझते एक ही चीज है, यहां पर दो चीजें हैं। रॉकेट पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन। रॉकेट पे बैकवर्ड फोर्स लग ही नहीं रहा, यही तो मैं समझा रहा हूं। मैं बार बार एक ही चीज को इतने एग्जांपल से क्या समझा रहा हूं? अगर रॉकेट पे भी बैकवर्ड 1000 न्यूटन लगे तो रॉकेट नहीं चलेगा, मगर रॉकेट पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यही न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट पे दो फोर्स नहीं लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है रॉकेट पे, एक लग रहा है फ्यूल पे। फ्यूल पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि उस पे फ्यूल पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन। फ्यूल पे आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है। फ्यूल पे एक फोर्स लग रहा है। किसी भी चीज पे अगर एक फोर्स लगेगा तो चलेगी आगे। अगर ये नहीं चलेगी, ये रॉकेट तब नहीं चलेगा जब इस पर 1000 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा। मगर ये 1000 न्यूटन इस पर नहीं लग रहा है। ये 1000 न्यूटन किस पे लग रहा है? ये जो पीछे वाला 1000 न्यूटन है ये फ्यूल पे लग रहा है, फ्यूल पे, फ्यूल पे, फ्यूल पे। अब बताओ, किसी को डाउट हो तो यहां पे पूछ लो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ, 99.9% मास्टर, स्पेशली गुजरात की बात कर रहा हूं, मास्टर 90% बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता। क्योंकि वो मास्टर तक की बात कर रहा हूं, मास्टर कोई बेसिक क्लियर नहीं होता, बच्चों की बात छोड़ो। तो वही मास्टरों का ट्रेडिशन, वही रट्टा लगा देते हैं। वो कभी, वो भी सब लोग यही समझते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूछता तो इसलिए तुम मुझे कोऑपरेट करो, जितना पूछना है पूछो, यहां पर जितना फील करो इस चीज को, जितना पूछना है पूछो। क्योंकि अगर इसमें डाउट रह गया तो मैं गारंटी है तुम्हें, तुम कुछ भी रट लो, तुम्हें एनएलएम कभी नहीं आएगा। समझ आई बात? ओके, तो इसको बहुत ढंग से दिमाग में बदलो और लाइव क्वेश्चन पूछ लो। कमेंट भी पढ़ लो, मैं लाइव पूछ लो। इट डिपेंड्स अपॉन मास। ऋषभ ऐसे आंसर मत दो, पता नहीं कौन सी चीज किस पे डिपेंड। अभी मास की बात ना करो, कौन सा फोर्स किस पे डिपेंड करता है उसकी बात मत करो। अभी ये डिसाइड करो कि कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है। आई गॉट ग्रेविटी मूवी, हाँ ग्रेविटी मूवी देख लेना तुम लोग, आज का यही होमवर्क है बस। इट्स परफेक्ट नेली, इट्स परफेक्ट का, अच्छा स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट सर, आई सी गॉट ग्रेविटी मूवी। हाँ ग्रेविटी मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगी तुम्हें, फीलिंग आएगी। ये होमवर्क की तरह समझो, तुम्हें एक साइंस, ग्रेविटी और इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर भी बहुत अच्छी मूवी है। आप अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो फिर रॉकेट आगे नहीं जा, हाँ अगर ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे, ये मैं क्रिश का आंसर दे रहा हूं, अगर दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे तो रॉकेट आगे नहीं जाएगा। मैं भी यही कह रहा हूं, मगर ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे हैं, एक रॉकेट पे लग रहा है, एक फ्यूल पे लग रहा है। बस तुम्हें यही समझना है, हर एग्जाम्पल में यही समझना है। मींस रॉकेट फ्यूल पर फोर्स लगा रहा है और फ्यूल रॉकेट पर फोर्स लगा रहा है। हाँ, रॉकेट जो है, रॉकेट फ्यूल पे लगा रहा है, फ्यूल रॉकेट पे लगा रहा है, एक फोर्स रॉकेट पे लग रहा है, एक फोर्स फ्यूल पे लग रहा है। स्टडी दोनों की एक साथ नहीं करेंगे, या तो हम रॉकेट को स्टडी करेंगे या फ्यूल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रॉकेट आगे बढ़ रहा है। याद रखो, कभी भी किसी रॉकेट में फ्यूल रॉकेट के साथ नहीं चलता है। तुमने प्रैक्टिकली अगर देखा होगा, स्पेस में कोई भी स्पेस की मूवी देखो, फ्यूल पीछे जाता है, रॉकेट आगे जाता है। रॉकेट के अंदर जो आदमी होते हैं, एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं, वो रॉकेट के साथ आगे जाते हैं। फ्यूल रॉकेट के साथ नहीं जाता है, फ्यूल पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब फ्यूल पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, रॉकेट पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। दोनों पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स है ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अभी भी समझ में नहीं आया, मैं समझाने को तैयार हूं, प्लीज पूछ लो, चिंता मत करो। अगर तुमने ये समझ लिया तो समझ लो तुम्हें सब समझ में आ गया।
सब समझ में आ गया, फिर बाकी तो कहानी है, बाकी सब समझा सकता हूं। ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझा नहीं सकता मैं। हर्ष पटेल, क्रिश जैन, रॉकेट, हर्ष पटेल, दूसरे एग्जाम्पल से समझाओ थर्ड लॉ। ध्यान से सुन लो, हर्ष पटेल का आंसर दे रहा हूं। थर्ड लॉ हर एग्जाम्पल में लगता है, तुम्हें उस एग्जाम्पल में ही समझना होगा, इससे भागने की कोशिश मत करो। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी एग्जाम्पल में एक ही लगेगा, कोई भी एग्जाम्पल में ऐसे ही लगेगा, दूसरे एग्जाम्पल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही एग्जाम्पल में एक ही तरह से लगेगा। ठीक है, मैंने दूसरा क्या, मैंने 8-10 मैंने कई एग्जाम्पल दिए तुम्हें, बीच में प्रेजेंटेशन में कई एग्जाम्पल थे, मगर तुम इसको पोस्टपोन मत करो, तुम इसमें दिमाग लगाओ, इसमें विजुलाइज करो, इस चीजों को क्वेश्चन करो। तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है, समझना है इसको। मैं इतना टाइम दे रहा हूं, तुम्हें समझना है, तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल तो मैं दूसरे एग्जाम्पल क्या, मैं 200 एग्जाम्पल लूंगा, हर तरफ इसके एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। ठीक है, 2000 एग्जाम्पल है, मगर हर एग्जाम्पल को तुम्हें समझना होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं कि छोड़ दो काम चल जाएगा, कि इसको भूल गया तो ये वही नियम हर जगह लगेगा। फील मूव डाउनवर्ड विथ, विथ 1000, राम लखन एकदम सही है। फ्यूल डाउनवर्ड मूव करेगा, 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा, 1000 न्यूटन। राम लखन के क्वेश्चन का आंसर। अगर फ्यूल ओवर हो गया तो फोर्स सिर्फ रॉकेट पर लगेगा थोड़े टाइम के लिए, ऐसे में न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्नेहा गुप्ता का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखो, कोई भी जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो साथ में होगा, है ना। मैं अगर किसी डेस्क को, अगर तुम इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर तुम घर पे बैठे हो, घर पे कोई टेबल, और हर जगह सेम नियम लगते हैं, रॉकेट वालों को छोड़ना नहीं है, रॉकेट वाला सब जगह सेम है, नियम हर जगह सेम है, हर चीज एक ही नियम को फॉलो करती है। घर पे बैठे हो और तुम्हारा हाथ जो है टेबल को धक्का दे रहा है, मैं हाथ उतना प्रॉपरली नहीं बना पाऊंगा जैसे उसने दिखाया, मैं ऐसे ही बनाता हूँ ग्रीन कलर से, तो साइड व्यू बनाता हूँ हाथ का। ये हाथ है, हाथ या पैर जो समझ लेना, ठीक है, ये पैर या हाथ लग रहा है या पैर लग रहा है, जो यहां पे देखो, ये जो है टेबल, ये है टेबल या बॉक्स, जो भी ले लो, ये बॉक्स है। नाउ एक फोर्स यहां पर, जब तुम किसी टेबल को दबाते हो, इसको फील करना, ये फीलिंग देना नहीं, जब तुम टेबल को दबाते हो तो टेबल पर एक ही फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, ये तुम टेबल पर तब तक फोर्स नहीं लगा सकते जब तक तुम्हारा हाथ टेबल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर फॉरवर्ड 10 न्यूटन लगेगा तो बैकवर्ड भी 10 न्यूटन लगेगा, मगर बैकवर्ड तुम्हारे हाथ पे लगेगा। और जब तक ये फोर्स होगा तब तक ये फोर्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये रह जाए ये खत्म हो जाए, क्योंकि फोर्स तभी लगेगा जब हाथ मेरे टेबल के कांटेक्ट में आएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक साथ लगते हैं। तो अगर इस टेबल की बात करोगे, ये टेबल पे सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, ये टेबल किस लिए आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अर्थ इसको पीछे की तरफ प्रेस करेगी, वो अलग चीज है। मगर अगर कोई टेबल स्मूथ सरफेस पे रखी है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है मान लो, तो ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये टेबल पे या किसी बॉक्स पे 10 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है। अगर हाथ और टेबल की बात करें, अगर फ्रिक्शन की बात ना करें, तो टेबल पे सिर्फ, या कोई ब्लॉक ले लो, टेबल मत लो, ये ब्लॉक पे सिर्फ फॉरवर्ड 10 न्यूटन लग रहा है। ये बैकवर्ड वाला 10 न्यूटन इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, ये बैकवर्ड वाला 10 न्यूटन इस पे लग रहा है। जो इस एग्जाम्पल में हो रहा है वही इस एग्जाम्पल में हो रहा है, हर जगह सेम नियम लगेगा। न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह सेम है। समझ आई बात? तो ये पहले अच्छी तरह तुम्हें समझना होगा। और कोई भी फोर्स बिना रिएक्शन के नहीं होता, किसी भी फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है। कोई भी फोर्स मतलब फोर्स विथ रिएक्शन है, ये बेसिक नियम है। ये मत पूछने लगना कि इस फोर्स का रिएक्शन तो नहीं है। कोई फोर्स ऐसा नहीं होता जिसका रिएक्शन ना हो, और दोनों साथ साथ लगते हैं, और दोनों बराबर समय के लिए लगते हैं, दोनों बराबर होते हैं, मगर दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ये मेन चीज समझनी है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हाँ सर, अगर हम ये टेबल को पुश कर रहे हैं, हाँ टेबल आगे बढ़ रहा है, हाँ, तो हाथ पीछे क्यों नहीं जाएगा? हाथ पीछे क्यों नहीं बढ़ रहा है कि तुम्हारा पूरा बॉडी जो है वो तुम्हारे हाथ को रोक के रखा है। तुम्हारा सिर्फ हाथ थोड़ी ना है, तुम्हारे पूरे बॉडी पे और भी फोर्स लग रहे हैं। एक्चुअली में ये यहाँ पे फोर्सेस की बात की, अगर तुम पूरी बॉडी लोगे तो तुम्हारी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तुम्हारी बॉडी पे अर्थ की सरफेस भी एक फोर्स लगा रही है। सिर्फ ये दो फोर्स नहीं है, और भी फोर्सेस हैं।
ये तो फोर्स के न्यूटन थर्ड लॉ को, ये तो मैं ये समझा रहा हूं कि यहां पर ये दो है, ठीक है। तुम्हारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पे जैसे एग्जैक्टली अगर मैं पूरी बॉडी रफली दिखाऊं, मगर एग्जैक्टली यहाँ पे इसको मैं मिक्स नहीं करना चाहता, फिर भी आई वांट टू से इट रफली बनाता हूँ व्हाइट कलर से, क्योंकि पहले मैं समझता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ। ये तुम्हारा बॉडी इधर है, ये पता नहीं कैसा बनेगा, आई डोंट नो, ये तुम्हारा ये रफली बना रहा हूँ, ये पता नहीं किसका बॉडी बन गया। तुम्हारा बॉडी है, अर्थ की सरफेस पे तुम खड़े हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता हूँ, ये किसका बॉडी बन गया इसमें बड़ा ध्यान, हाथ बनाया मैंने, आदमी बनाया, उल्टा सीधा आदमी बनाता हूँ, चलो क्या यार, ये है। और ये तुम जमीन पे कहीं पे खड़े हो गए, तो अर्थ की सरफेस भी तुम्हें फोर्स लगाएगी न्यूटन थर्ड, एक और बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तो अर्थ की सरफेस भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, तो तुम्हारे ऊपर एक और फोर्स भी लग रहा है यहां से, ठीक है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, इसलिए नहीं तुम बढ़ रहे हो, अर्थ की सरफेस तुम्हें रोक रही है। और अगर तुम अर्थ की सरफेस पे नहीं खड़े होगे तो तुम पीछे की तरफ बढ़ जाओगे, तुम धक्का नहीं दे पाओगे, ठीक है। जितनी स्मूथ सरफेस पे खड़े होगे धक्का देना मुश्किल होगा, तुम इसको फील कर सकते हो, ठीक है, धक्का देना मुश्किल होगा जितने स्मूथ सरफेस पे खड़े होगे। यस सर। हाँ, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया आवर हैंड डोंट मूव, नहीं मिक्स मत करो, इनर्शिया का कोई मतलब नहीं है, इनर्शिया का यहाँ कह सकते हो, एक्चुअली में इनर्शिया मैंने वर्ड यूज नहीं किया, इनर्शिया बहुत छोटी सी चीज है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं रटाना कुछ नहीं चाहता। इनर्शिया क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, जैसे मैंने कल फर्स्ट लॉ में बताया कि कोई रेस्ट पे है बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, है ना। कोई फोर्स अगर बैलेंस्ड है, सारे फोर्स बैलेंस्ड है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर एक फोर्स ज्यादा हो गया है ना दूसरे से, तब वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये जो टेंडेंसी होती है ना बॉडी की रेस्ट पे रहने की और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया वर्ड गैलीलियो ने यूज किया था, तो उसका थोड़ा सा मिस यूज अभी करते हैं, मगर अब ये बहुत ज्यादा फेमस वर्ड नहीं है, मगर एक टेंडेंसी का नाम दिया, रेस्ट कोई चीज। अब अगर इनर्शिया वर्ड की जगह तुम ये बहुत एक्सप्लेनेशन वे में यूज करो कि अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, सिंपल बात है। तो इनर्शिया एक अलग से लॉजिक लेके आओ, तो वो इनर्शिया बहुत हिडन लॉजिक होता है, मुझे मजा नहीं आता इनर्शिया यूज करने में, क्योंकि फिर इनर्शिया अगर तुमने वर्ड यूज किया तो इनर्शिया क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कुछ लोग गैलीलियो टाइम के हैं तो वो इनर्शिया यूज करते हैं, आई डोंट यूज इनर्शिया, मैं तो सिंपल कहता हूं अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ड्यू टू इनर्शिया कहने की जरूरत नहीं है। खैर आई होप ये समझ, इस पर हम काफी देर तक अभी चर्चा करेंगे, काफी देर तक बात करेंगे, इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ओके, नील का आंसर हो गया। नेली क्या कहती है? That is the reason why our body does not squeeze in atmosphere, because our body also apply a force from inside body. नेली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में करेंगे, अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर ले। अभी ये पूरी बात नहीं है पार्ट में, अभी जो पूरा अगर इसमें अगर पूरा अभी एक फुल एग्जांपल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पर सुनना ध्यान से, अभी कोई भी मैं फुल एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि फुल एग्जांपल में तीनों नियम एक साथ लगेंगे। तो कोई भी अगर पूरा एग्जांपल तुम्हें एनालाइज करना है तो तीनों नियम एक साथ लगाने पड़ेंगे। अभी तो मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी देर में थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर के बाद इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो आई होप इसका ये आंसर होगा, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है पूरी तरह एनालाइज करने के लिए। जैसे अगर पूरी तरह से इसको एनालाइज करना है आदमी को, तो अर्थ का फोर्स भी लेना पड़ेगा, तो इस पे एक स्टेबल की वजह से भी फोर्स लग रहा है और अर्थ का फोर्स भी लग रहा है, तो उसको एनालाइज करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं फ्री बॉडी टेक्निक, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, मगर पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ आना चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। माय आंसर इज लेफ्ट। क्या नील पटेल ने क्या पूछा था? न्यूटन्स थर्ड लॉ विल वर्क व्हेन वी गेट सम स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक ऑन हैंड एंड वी गेट शॉक, आवर हैंड मूव्स। शॉक का ये रीजन तो नहीं होता, मगर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा होता है, ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो कभी कभी काम करे। जैसे सिंपल सी बात है कि जो ग्रेविटेशन का रूल है, वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा लगेगा, वो ऐसा नहीं 2 मिनट के लिए बंद हो जाए। अगर तुम घर के अंदर हो वेट लगना बंद हो गया, लिफ्ट के अंदर हो वेट लगना बंद हो गया, वेट कहीं भी रहोगे, जब तक अर्थ पे रहोगे वेट लगेगा, ऐसा ही नियम है। जब कोई फोर्स लगाओगे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, जहां पे फोर्स है वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ है। बेसिकली ये लॉ भी नहीं है, नेचर का रूल है। तुम जब
किसी भी चीज को तुम किसी को थप्पड़ मारो, ठीक है, किसी के थप्पड़ मारो, वो तुम्हारे हाथ पे भी फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा, बराबर लगाएगा। वो अलग बात है कि गाल थोड़ा नाजुक होता है तो उस पर असर ज्यादा करता है, हाथ स्ट्रांग होता है उस पर असर कम करता है, मगर फोर्स जितना गाल पे लगता है उतना हाथ पे ही लगता है। ठीक है, लाइव होता तो मार के दिखाता, दोनों पे हाथ, कोई ऐसी जगह नहीं है जो, ये बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। इसकी फीलिंग आई थिंक बचपन वाला काम अब करना पड़ रहा है। फिर सर हैंड क्यों मूव नहीं करता? क्योंकि हैंड को पूरा बॉडी रोके हुए है। हाथ हमारा अकेला थोड़ी ना, कटा हुआ हाथ थोड़ी ना मारता है किसी को हाथ। हाथ पे बॉडी भी और भी अर्थ भी फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, कई तरह के फोर्सेस है, कई तरह के फोर्सेस है। हम एक एक चीज लेंगे, सिचुएशन को जब एनालाइज करेंगे, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जब हम कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल हो या प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनता है, तो उसको उससे सीधे एक नियम नहीं लगाएंगे, तीनों नियम लगाने के तरीके से लगाएंगे पूरा एनालिसिस। तो पूरा टेक्निक है, नियम लगाने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक डिस्कस करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो इसमें लॉजिक लगाना, थोड़ा सा डायरेक्ट लॉजिक मत लगाना, पूरा एनालाइज करके लॉजिक लगाना। तो अभी सिर्फ न्यूटन्स थर्ड लॉ हम पढ़े, बट टोल्ड दैट इट्स रॉन्ग। फिर सर हैंड क्यों मूव नहीं करता? हैंड मूव नहीं करता क्योंकि वो हैंड बॉडी के साथ अटैच है, बॉडी पे और भी फोर्स लग रहा है। तो फिलहाल अभी इसका आंसर में थोड़ी देर बाद तुम्हें और आंसर मिलेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना लगता है तो लाइव पूछ सकता है माइक्रोफोन ऑन करके, अगर कोई भी और क्वेश्चन पूछना है न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि पूरे नियम बताने के बाद, तीनों नियम, फिर तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, जिसको आता है फिजिक्स में, जिसको फिजिक्स आती है वो किसी भी सवाल का आंसर दे सकता है, मैं किसी भी सवाल का आंसर दे सकता हूँ, है ना, किसी भी सवाल का। ठीक है, लॉजिकल आंसर किसी भी सवाल का, इवन लाइफ के सवाल का, कोई भी हो। वो तो एक्चुअली में तुम्हें आंसर देना आ गया ना, लॉजिक लगाना आ गया। जिंदगी में लॉजिक बहुत कम है, लॉजिक बहुत कम है, अपने लॉजिक तुम कहीं भी लगा सकते हो, सिंपल से लॉजिक है। तो सिंपल से रूल्स, मतलब हर चीज नेचर सिंपल के, सिंपल लॉजिकल कुछ रूल्स फॉलो करता है बस। नेचर हमेशा उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। नेचर हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ फॉलो करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें एक और प्रेजेंटेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, फिर खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि कल ही हो पाएगी शायद। तो वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो कुछ और डिस्कशन कर लें, कुछ और थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में कर लें, थोड़ा डायग्राम बनाने के फॉर्म में कर लें, फिर मैं सवाल बहुत सारे लूंगा। इसको मिटा देता हूँ। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत मजेदार है, मगर इसमें सेल्फ एनालिसिस के बिना समझ नहीं आएगा। तुम्हें एनालिसिस करने में कितना ही पढ़ा दो, फिर भी तुम्हें सेल्फ एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। एक सेकंड। वैसे तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसे लिख, लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ। कुछ और एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर हम फोर्स को लिखें तो लिखने का जो तरीका है वो वेक्टर फॉर्म अब तुम सीख चुके हो। तो लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है, F इज इक्वल टू माइनस एफ, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स निकालना है, मगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो दूसरा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन यहां से, तो ऐसे लेंगे, लिखने का तरीका देखना, F A पर लग रहा है, एक फोर्स A पे लग रहा है। यहाँ स्पेशली बार बार, मतलब जनरली ऐसे जब न्यूटन के तीनों रूल लगाते हैं तो इस तरह से नहीं लिखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम लगाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं वो ध्यान से देखना, कि एक फोर्स लग रहा है ए पे, ये एक्चुअली में बराबर लिखा है मगर एक कंडीशन के साथ, है ना। ए पे लग रहा है, बी लगा रहा है। यहां पर क्या लिखा है, बी पे लग रहा है और ए लगा रहा है। ठीक है, बी पे लग रहा है और ए लगा रहा है। ये बराबर तो है, अपोजिट तो है, मगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हैं। तो ये इक्वेशन एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, दो ऑब्जेक्ट के लिए है। मान लो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की, और अभी तुम स्पेस में हो, मान लो दो प्लैनेट्स की बात करते हैं, कोई भी अर्थ और सन की बात कर लो या अर्थ और मून की बात कर लो, जो भी है। ये सपोज करो अर्थ और मून ले लिया, तो ये सपोज जो ऑरेंज वाला मून, जो भी समझ लो मून है, वो अर्थ को पुल करता है, अर्थ
मून को पुल करती है। अब यहां पे समझना बहुत आसान है, ठीक है। ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक अर्थ के सेंटर पे लग रहा है, दूसरा मून के सेंटर पे लग रहा है। तो यहां पे देखना बहुत आसान है, ये फोर्स यहां पे लग रहा है और ये फोर्स यहां पे लग रहा है, इक्वल है, अपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे हैं, कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो एक फोर्स जो है ए पे लग रहा है, ए पे जो लग रहा है उसको बी लगा रहा है, ए पे जो लग रहा है उसको बी लगा रहा है, और बी पे जो लग रहा है उसको ए लगा रहा है, ठीक है। तो कैंसिल कभी मत करना, बराबर है, इक्वल बराबर है, अपोजिट है, सही है, सब कुछ सही है, मगर कैंसिल कभी मत करना। तो ए पे होप ये प्रेजेंटेशन ऑन किस पे लगा, ऑन बाय बी, ऑन बी बाय ए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है लिखने का, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अर्थ ले सकते हैं और ये मून ले सकते हैं, अर्थ और मून का सिस्टम है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस प्रेजेंटेशन में। ओके, नाउ एक यहां पे सवाल पैदा होता है कि अभी न्यूटन सेकेंड लॉ से एक सवाल पैदा होता है कि दोनों पे जब बराबर फोर्स लगते हैं तो एक चीज चलती है और एक चीज नहीं चलती है। ये मून की जगह तुम कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, मून के पास एक पत्थर भी ले सकते हो, अर्थ और उस पत्थर के बीच में भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो है एक्सीलरेशन, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ आएगा, मगर मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। मगर दोनों पे अगर बराबर फोर्स लगते हैं, जैसे सपोज करो मैं अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, यहीं पे लिख लेता हूं, एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे कोई पत्थर, तुमने छोटा सा पत्थर जो है अर्थ के ऊपर फेंका, ठीक है, तो जितना फोर्स इस पत्थर पे लगेगा 10 न्यूटन, उतना ही फोर्स जो है अर्थ के सेंटर पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है। मैं यहां पे थोड़ा और अच्छी तरह से अगर समझाऊं तो दोनों को कलर अलग अलग कर लूं, लेट मी टेक अनदर कलर, थोड़ा रफ ही बनाऊंगा, ज्यादा फेयर नहीं करता हूं। ये अर्थ हो गई और इस कलर से एक पत्थर हो गया, है ना, अर्थ इतनी छोटी नहीं। तो ये जो डाउनवर्ड 10 न्यूटन है ये पत्थर पे लग रहा है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है, अगर 1 किलोग्राम वेट है तो 10 न्यूटन का फोर्स है। और अपवर्ड 10 न्यूटन जो है वो किस पे लग रहा है, अर्थ के सेंटर पे लग रहा है। समझ आई बात, अर्थ के सेंटर में। यानी ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है सिर्फ पार्टिकल को पुल करती है, अगर कोई पत्थर गिराओगे या तुम भी गिर जाओगे, अर्थ तुम्हें पुल करेगी। जितने फोर्स से ये जो अर्थ है ये इस पत्थर को पुल करती है, उतने ही फोर्स से पत्थर अर्थ को पुल करता है। अगर न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर पत्थर पे 10 न्यूटन लग रहा है तो अर्थ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, बट पत्थर चल रहा है मगर अर्थ नहीं चल रही है। चलना सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। अभी आगे न्यूटन सेकंड लॉ आएगा, तुमने कभी पढ़ा होगा, जो एक्सेलरेट करना है वो क्या होता है, F = ma। डिटेल में पढ़ेंगे इसको थोड़ी देर में, मगर अभी रफ में जो 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, A = F/m तुम्हें पता होगा। जो इसका चलना है, जो इसकी वेलोसिटी चेंज होना है, जो इसका एक्सेलरेशन है, वो सिर्फ इसके फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। फोर्स तो सपोज करो पत्थर का मास कितना है, पत्थर का ये कलर लिया, पत्थर का मास 1 किलो है, पत्थर का मास 1 किलो है, और अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा होगा, मगर रफली हम कुछ भी ले लें, ऐसा कुछ मान लो थोड़ा समझाने के लिए 100 किलो ले लें, मान लो कोई प्लैनेट ही ले लो, दूसरा था एस्टेरॉयड ले लो, अर्थ मतलब अर्थ का तो बहुत ज्यादा होता है, 10⁻30 kg होता है, तो फिलहाल या 1000 ले लो, है ना, तो फीलिंग थोड़ी सी आएगी। तो इसमें अगर तुम इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, मैं फिलहाल कलर यूज कर रहा हूं, अगर हरे वाले का एक्सेलरेशन निकालोगे, देखो दोनों पे, हरे पे, अर्थ पे और छोटे से पार्टिकल पे, या अर्थ जैसी कोई चीज है, स्टीरॉयड वगैरह, मतलब स्टेरॉयड कहते हैं जो भी पार्टिकल है, हैवी मास का पार्टिकल है, या फिलहाल फीलिंग के लिए अर्थ ही ले लो, जो मर्जी ले लो। तो अगर तुम इसका एक्सेलरेशन निकालते हो, हरे वाले का एक्सेलरेशन निकालते हो, तो वो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स 10/1, यानी उसका 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा। समझ आई बात। इतना ही फोर्स किस पे लग रहा है, अर्थ पे भी लग रहा है। तो अगर तुम अर्थ का, ये किसका हो गया, ग्रीन वाले का एक्सेलरेशन हो गया, व्हाइट वाले का एक्सेलरेशन देखो, व्हाइट वाले का कितना होगा, उस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, व्हाइट वाले पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, है ना। इसमें ये बढ़िया है कि यूट्यूब की तरह बंद नहीं होता है ना, वरना मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं और तब तक बंद हो जाता है। तो व्हाइट वाले पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, उसका मास कितना है, 1000 kg, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1/100, है ना, 1/100 बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, 1/100 मीटर/सेकंड स्क्वायर। थोड़ा रिकॉर्डिंग एरिया कम हुआ,
चलो बाद में जो देखेंगे इतना तो सफर करेंगे। तो 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मैंने बहुत अर्थ बहुत 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 कम मास लिया है। अर्थ का मास होता है 10 की पावर 30 केजी, आई थिंक 10 की पावर 30 केजी, 32 केजी, चेक कर लेना गूगल पे। तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 30 के आसपास होता है। तब तो कितना कम एक्सेलरेशन होगा, समझ आई बात। तो फोर्सेस बराबर लगते हैं, ठीक है, मगर फोर्स से कोई चीज चलती नहीं है। चलना किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। सेकेंड लॉ। इसीलिए जब भी ये नियम लगते हैं, तीनों नियम, वो तीनों नियम एक साथ लगते हैं। 1 2 3 ये अलग अलग बताए गए हैं, मगर ये पूरा फोर्स का कंसेप्ट है और तीनों नियम एक साथ लगेंगे। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कि ऐसा जब फोर्स बराबर लगते हैं तो ये एक चीज चलती है, दूसरी चीज क्यों नहीं चलती है। तो मैं प्रेजेंटेशन पे वापस आ जाता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये वही एक्सप्लेन किया है कि एक चीज मूव करेगी, दूसरी नहीं मूव करेगी, ठीक है। तो ये है, हम किसी चीज को अगर प्रेस कर रहे हैं, या आदमी किसी चीज को प्रेस कर रहा है, तो वॉल पे फोर्स, अगर वॉल को धक्का दे रहे हो तो वॉल पे फॉरवर्ड लगेगा, और जो यानी वॉल पे फॉरवर्ड फोर्स ये क्या है, ये वॉल पे फोर्स लगाएगा, वॉल पे फोर्स लगाएगा W, वॉल है, और ये कोई पर्सन होगा F करके, फ्लोर है ना, फर्स्ट पर्सन जो भी है, ठीक है। WF इधर लगेगा और इस पे F पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, F पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये F कोई पर्सन है, F पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वॉल पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वॉल पे लगाएगा कौन? F लगाएगा। F एक पर्सन है, F फोर्स लगाएगा, और F पर कौन लगाएगा? वॉल। तो दोनों इक्वल है और अपोजिट है। और सिंबल देख लेना, WF मतलब W पे लग रहा है, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखा जाता है। W पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? F लगा रहा है। ये किस पे लग रहा है? F पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? वॉल लगा रही है, ठीक है। तो ऐसे यू कैन टेक एग्जांपल। सो ये ठीक है। तो ऐसे ये इसमें मून पर ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये मून पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। ये मून वाला एग्जांपल है। मून पे अगर देखोगे तो मून पे बैकवर्ड ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अर्थ पे फॉरवर्ड लग रहा है। सी चेक क्या? अच्छा, चैट, ओके। किसने? लास्ट क्वेश्चन। इफ आई एम पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग some particular force at my hand, and if I want object to move, that I have to apply force more than that particular force. नहीं है ना। तुम्हें अगर किसी चीज को मूव कराना है, तो तुम्हें उस फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं इसी में एक्सप्लेन करता हूं रफली, बाकी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। जल्दी से देखो, सपोज करो अभी मैं तुम्हारा हाथ नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि एक फोर्स तुम्हारे हाथ पे लग रहा है, रिएक्शन तुम्हारे हाथ पे लगेगा, ठीक है। तुमने हाथ, तुम्हारा इनविजिबल हैंड है, सपोज मेरा इनविजिबल हैंड है, तो हाथ ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का। समझ आई बात। हाथ मैंने आपकी दिखाया नहीं है, क्योंकि वो हाथ पे लग रहा, हाथ हटा लो, हाथ ने ब्लॉक पे लगाया। इस चीज को चलाना है, सपोज करो ये चीज किसी फ्लोर पे रखी है, रफली बना रहा हूं, ज्यादा फेयर नहीं कर रहा हूं, ये चीज किसी फ्लोर पे रखी है, तो तुम्हें इसको चलाने के लिए, क्योंकि तुम 10 न्यूटन लगाओगे, तुम्हारे हाथ पे 10 न्यूटन हमेशा लगेगा, तुम कर ही नहीं सकते ऐसा, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अगर 10 न्यूटन लगाओगे, हाथ पे 10 न्यूटन लगेगा। तुम 100 लगाओगे, हाथ पे 100 लगेगा। तुम 200 लगाओगे, हाथ को, तुम कम कर ही नहीं सकते, तो नियम है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं टेबल को पुश कर रहा हूं 20 न्यूटन से, तो टेबल मुझे कम फोर्स से पुश करे। जितने फोर्स से तुम टेबल को पुश करोगे, टेबल तुम्हें उतने ही फोर्स से पुश करेगी। यही तो नियम है, यही तो समझना है। तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें अगर इसको चलाना है तो तुम्हें अपने हाथ पे लगे हुए फोर्स से कोई मतलब नहीं है। इसको क्या कर रहा है, ये जो अर्थ सरफेस है, सरफेस को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये जो सरफेस है, ये सरफेस के बीच में ये गैप होता है। ये सरफेस इस पर बैकवर्ड फोर्स लगाती है, ये सरफेस इस पर ऐसे फोर्स लगाती है, ठीक है, सरफेस इस पे, और सरफेस पे फॉरवर्ड लगता है, सरफेस पे, तो सरफेस इस पे बैकवर्ड फोर्स लगाती है। तुम्हें इसको चलाने के लिए अगर सरफेस मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तुम 10 लगा रहे हो, तो ये ब्लॉक चल जाएगा। तो तुम्हें इस ब्लॉक को चलाने के लिए तुम्हारे हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है। तुम्हें जो फोर्स लगाना है वो सरफेस से ज्यादा लगाना है, ठीक है। मान लो ऐसे कर लेता हूं,
थोड़ा और इसको सही कर लेता हूं। मान लो सरफेस जो फोर्स लगा रही है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। सरफेस जो फ्रिक्शन के बारे में कल आइडिया दिया था, तो अगर तुम 4 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। 4 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे ही 6 न्यूटन लगाओगे, 5 से ज्यादा करोगे, ब्लॉक चल जाएगा। तो किसी ब्लॉक को चलाने के लिए इस बात से मतलब है नहीं कि तुम्हारे हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है। अभी तुम 4 न्यूटन लगाओगे, तुम्हारे हाथ पे पीछे की तरफ 4 न्यूटन लगेगा, वो तुम्हारे बस में कुछ है ही नहीं, समझे। वो तो रूल है। तुम किसी चीज पे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉरवर्ड जितना फोर्स लगाओगे, उसी ऑब्जेक्ट पे बैकवर्ड, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पे उतना ही बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। आई होप इसका आंसर मिल गया होगा। और तो हमें बहुत दिन तक इस पे काम करना है। इसमें अच्छा, डप्ट बोल ही दो, कहां तक ढूंढूंगा, बहुत सारे डप्ट हैं। तो माइक्रोफोन ऑन करके डप्ट बोल दो, यही तो। ऋषभ अब आ रहा है, ऋषभ जा रहा है ज्वाइन इतनी देर में। डप्ट बोल दो ना, किसका डप्ट है, कहां पर है। ये किसने कमेंट किया, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। नील पटेल के ऊपर कहां पर है, उसके ऊपर मेरा डप्ट है। नील किसके ऊपर, टाइम वेस्ट कर रहा हूं। भेज दिया। बोलो बोलो, क्या बोलो बोल दो। सर अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है और सेम फोर्स लग रहा है तो क्या, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट का, हाथ का और उसका मास, वो हाथ अलग चीज है, उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं। फोर्स तो बराबर लगेगा। फोर्स तो देखो, रॉकेट कितना, हाँ एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे। एक्सेलरेशन न्यूटन थर्ड लॉ से नहीं निकालोगे। न्यूटन थर्ड लॉ तो इतनी बात कहता है कि जितना फोर्स रॉकेट पे लगेगा उतना फ्यूल पे लगेगा। फ्यूल का एक्सेलरेशन निकालना है तो फ्यूल का, उस फोर्स से फ्यूल के मास को डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूटन थर्ड लॉ के जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करते। वो समझ आई बात। फ्यूल पे जितना फोर्स बैकवर्ड लगेगा उतना ही रॉकेट पे फॉरवर्ड लगेगा। ये बात मास पे डिपेंड नहीं करती। फ्यूल का मास कितना भी कम हो, रॉकेट का मास कितना भी जाता हो, उससे मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन की बात न्यूटन सेकंड लॉ में कर लेंगे। इसीलिए मैं एक्सेलरेशन की बात इसमें डाल नहीं रहा हूं। थोड़ा बहुत डाउट क्लियर करने के लिए क्लियर कर रहा हूं। मैं एक्सेलरेशन की बात कर ही नहीं रहा हूं। आगे एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा बात की बात है, वो न्यूटन का दूसरा नियम है। मैं पहले तीसरे नियम की बात कर रहा हूं। फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा बस। बाद में एक्सेलरेट करेगा नहीं एक्सेलरेट करेगा उसकी बात बाद में करनी है, ठीक है। तो फिलहाल जो है फ्यूल बहुत छोटा, जैसे रॉकेट और फ्यूल के केस में बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो फ्यूल बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है, रॉकेट बहुत उतना धीमे से एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, समझ आई बात। तो इसमें जो मतलब तुम बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ इतना ही है, तुम जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स तुम पे लगाएगा। ना तो मास से कुछ मतलब है ना तुम कैसे हो उससे कोई मतलब है, किसी केस से मतलब नहीं। एक दो केसेस और लेते हैं फिर डाउट बोल के पूछ लो, मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो, ए जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल पे रखा हुआ। एक चीज और देखना, अर्थ हर चीज को डाउनवर्ड, जैसे अर्थ, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा करूंगा। अर्थ मून को पुल करती है, जैसे अर्थ मून के पुल करती है। यहां पे देखो, अर्थ जो है किसको पुल कर रही है, मून को पुल कर रही है। जिस तरह से अर्थ मून को पुल कर रही है उसी तरह से अर्थ किसी भी चीज को पुल करेगी, ठीक है। उसी को हम वेट कहते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ को हम वेट कहते हैं। तो अर्थ ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये वेट है। इससे कंपेयर इसीलिए किया गया है, ठीक है। अर्थ मून को ऐसे खींच रही थी, बड़ी डिस्टेंस थी, अर्थ यहां पे होगी, नीचे कहीं अर्थ होगी। ये घर में जो टेबल रखी है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है, घर की जो टेबल है और टेबल के ऊपर जो ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक को अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है। ध्यान से देखना, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है, Fg। तो ये Fg फोर्स किस पे लग रहा है, ए पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, ठीक है। टेबल इस ब्लॉक को अपवर्ड प्रेस कर रही है, टेबल इस ब्लॉक को अपवर्ड प्रेस कर रही है। आई होप कि टाइम खत्म हो गया, इस पे ये लंबा डिस्कशन चलेगा। मैं ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अभी खत्म, न्यूटन थर्ड लॉ का डिस्कशन अभी खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज बस आखिरी में तुमसे बोलना चाहूंगा कि अभी फिलहाल एक्सेलरेशन की बात मत करो, कैसे चलेगा, वेलोसिटी कैसी होगी, इसमें मुझे मत डालो, वो आएगा। मैंने न्यूटन थर्ड लॉ पहले लिया है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं पहले लेता तो तुम फोर्स के बारे में उतना डीपली समझ नहीं पाते, थोड़ा सा चेंज किया। अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इस तरह से लगेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स को पहचानो,
ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा एसेलेरेशन का, वो मैंने हल्का सा देने की कोशिश की, उसके डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि अभी मैं आऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ पे, तब तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ ठीक से आना चाहिए उसको लगाने के लिए। सेकंड लॉ पे, सेकंड लॉ से फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो इस एग्जांपल में बात करूं, ये एग्जांपल पीछे आ जाओ, जितना फोर्स, ये न्यूटन थर्ड लॉ देखो, जितने फोर्स से अर्थ मून को पुल कर रहा है उतने ही फोर्स से मून अर्थ को पुल कर रहा है। दोनों फोर्स बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक मून पे लग रहा है, एक अर्थ पे लग रहा है। ठीक है, या अगर अर्थ मून ना लो, एक बड़ी बॉल लो, एक छोटी बॉल लो, अभी रोटेट नहीं कर रही है। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ इस फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मास पे भी डिपेंड करेगा। इसका मास कम है तो ये तेजी से चलेगी, इसका मास ज्यादा है ये धीमे चलेगी। समझ आई बात? तुम अगर बड़े से ट्रक को धक्का लगाओगे, तुम सिंपल सी बात है, बड़े से ट्रक को धक्का लगाओ, ट्रक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मगर जितना फोर्स तुम ट्रक पे लगाओगे उतना ही फोर्स तुम्हारी बॉडी पे बैकवर्ड लगेगा। अगर तुम वही फोर्स छोटी सी कार पे लगाओगे, उतना ही धक्का, तो कार आगे बढ़ जाएगी। तो किसी चीज का जो आगे बढ़ना है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है। तो उसकी बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। फिलहाल कल भी न्यूटन थर्ड लॉ ही चलेगा, अभी एक दो दिन न्यूटन थर्ड लॉ में खूब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें तो इतना बड़े बड़े क्वेश्चन तो लाइव पूछ लिया करो। आई एम पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो कमेंट इतने बड़े बड़े पढ़ने में नहीं आता, लाइव पूछ लो ना अपने जो भी है। ठीक है, लाइव पूछ लो, माइक्रोफोन ऑन को कर। धक्का दे रहे हैं हाँ सर, अगर हम ट्रक को धक्का दे रहे हैं हाँ। तो वो भी हम पे इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा ना? हाँ, इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। अब उसका मास ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो फिर तो हम पीछे जाने चाहिए ना? उसका मास बहुत ज्यादा है, और ये तुम पीछे जाते हो, तुमको कौन रोक रहा है? अर्थ की सरफेस रोक रही है। ठीक है, जब तुम और देखना किसी चीज को धक्का दोगे तो तुम पीछे की तरफ जाओगे, वॉल को धक्का दोगे। एक काम करना, घर में पोछा लगाओ, पोछा लगाना, वॉल को धक्का लगाने की कोशिश करना, तुम स्लिप कर जाओगे पीछे, तुम पीछे की तरफ स्लिप कर जाओगे। तुम्हें अर्थ की सरफेस रोक रही है। अगर अर्थ की सरफेस ना हो और तुम वॉल को धक्का दो तो तुम पीछे गिर जाओगे। अर्थ की जो रफ सरफेस है तुम्हें रोकने की, आराम से हो सकता है। हाँ स्पेस में हाँ, स्पेस में ऐसा ही होता है, इसलिए जो स्पेस के नियम है वो, हाँ स्पेस में ऐसा होता है। स्पेस में लोग ऐसा करते हैं, ग्रेविटी देखना, आज ग्रेविटी मूवी देखना, वो धक्का देते ही पीछे चले जाते हैं। ग्रेविटी स्पेस में देखना, ग्रेविटी में ऐसा बहुत हो रहा है। ग्रेविटी मोशन भी कंटिन्यूअस ही रहता हाँ है, मोशन कंटिन्यूअस ही रहता है। हाँ, मोशन मतलब उसमें क्या है, जैसे हमारा, हमको अर्थ रोक रही है। अगर हम इसलिए आज जाके तुम, आज सबका होमवर्क यही है, अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो ग्रेविटी मूवी देखना, ग्रेविटी देखना, बहुत अच्छी मूवी है ग्रेविटी देखना, तो उसमें तुम्हें फीलिंग आएगी थोड़ी सी। वहां पे ऐसा ही होता है कि अगर तुम्हें जो है आगे की तरफ चलना है तो पीछे की तरफ गैसेस निकालनी होती है। समझ आई बात? तुम गैस को धक्का दे रहे हो, तुम पे आगे धक्का लग रहा है, यहां पे तुम्हें अर्थ की सरफेस रोक रही है ना, वरना तुम दीवार को धक्का, वरना ऐसा होगा ना, तुम घर में किसी कोई सामान लोगे और किसी की तरफ फेंकोगे तो तुम भी पीछे हो जाओगे। समझ आई बात? स्पेस में ऐसा ही होता है, स्पेस में अगर कोई चीज फेंकोगे, ग्रेविटी देखना तो फीलिंग आएगी। ग्रेविटी कल का, आज का होमवर्क सबका यही है, कुछ मत करना आज के लिए, सब 2-3 दिन, 1-2 दिन के लिए बंद कर दो। एक स्पेशल होमवर्क है, वॉच ग्रेविटी मूवी, एक दूसरे से लेके कैसे भी नेट से डाउनलोड करके, है ना, ग्रेविटी मूवी देखना। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप्स मेरे पास है, मैं कभी दिखाऊंगा थोड़े से सेक्शन, हालांकि पूरी ग्रेविटी नहीं दिखा सकता। तो उसमें ऐसा ही होता है, उसमें ऐसा ही होता है। तुम कोई भी चीज, स्पेस में चलना इसलिए बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे अर्थ सरफेस हमें रोकने की कोशिश कर रही है। स्पेस में अगर किसी को मुक्का, किसी को तुम कुछ भी, किसी को मारोगे तो तुम पीछे की तरफ चले जाओगे, पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश हो जाओगे। तो बहुत बहुत सोच समझ के आगे की तरफ चीजें फेंकनी होती है। अभी तुम चीजें फेंक देते हो, दीवार पे धक्का लगा देते हो आराम से, क्योंकि तुम्हें अर्थ की सरफेस फ्रिक्शन लगा रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। वो भी घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। घर पे गीला फर्श होगा, फिर दीवार को धक्का दो, एक सूखे फर्श पे दीवार पे धक्का दो और गीले फर्श पे दो, तुम्हारा पैर पीछे चला जाएगा। समझ आई? दीवार तो रुकी हुई है, दीवार तो जमी हुई है, दीवार तो अर्थ की सरफेस पे अंदर, तो दीवार गिरेगी नहीं, मगर तुम पीछे चले जाओगे। आई होप समझ में आया होगा। तो एक्चुअली में इनके वर्बल आंसर थोड़े से नहीं हो सकते, तुम्हें फीलिंग डेवलप करनी होगी। तो एक बार फीलिंग डेवलप हो गई तो तुम खुद आंसर दोगे। मेरे आंसर से एक्चुअली मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, सही बताऊं, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरे आंसर से काम नहीं चलेगा जब तक तुम फील नहीं करोगे। इसलिए फिजिक्स में
इतना, अगर तुम्हारी फीलिंग डेवलप नहीं होगी तो तुम सक्सेस कभी नहीं हो सकते। दूसरे का रट के काम नहीं चलेगा। तो आज का स्पेशल होमवर्क, सभी बच्चे ग्रेविटी मूवी देखेंगे, ग्रेविटी मूवी, और उसको फील करना कि क्या होता है। मजेदार मूवी है, स्पेस में कैसे रहते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो कल मैं पूछूंगा, ग्रेविटी का सीन लाऊंगा और पूछूंगा कि देखो इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। और कल हम आई होप और सारे क्वेश्चन करेंगे। और मैं तो काफी इस पे बहुत, अभी देखो जरा सा हुआ है, कितना लंबा डिस्कशन है, क्वेश्चन शुरू नहीं हुए। और ये सचमुच की फिजिक्स यही है, सचमुच की फिजिक्स यही है ना, उतना मैथमेटिकल नहीं होता है। चलो मैं डिस्कशन बंद करता हूँ, वरना मैं खींचता चला जाऊंगा, सुबह से शाम हो जाएगी। चलो टेक केयर, बाय। Okay, सब लोग sir, आज का bye. होमवर्क पूरा करना, नो होमवर्क फॉर टुडे। कोई मैं क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रहा, जेई नीट का खत्म। सब लोगों का मेन काम ये है कि डाउनलोड करो ग्रेविटी। कल शायद मैं ग्रेविटी की क्लिप लूंगा और तुमसे सवाल पूछूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसको दिखाऊंगा। चलो टेक केयर, बाय।